नमस्कार भाऊ, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, कर्नाटक में कौन-सा खेल खेल बैठे हैं राहुल गांधी? सिद्धरमैया को सीएम की कुर्सी से हटाना कहीं ऐसा तो नहीं कि आ बैल मुझे मार साबित होगा, क्योंकि उनके तेवर तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो केंद्रीय राजनीति में आएंगे, दिल्ली की राजनीति में आएंगे। वो तो कह रहे हैं कि मैं कर्नाटक में रहकर ही राजनीति में सक्रिय रहूंगा। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, शायद 9 साल पहले की, अगर 9 या 12 14 साल, मुझे याद नहीं आ रहा है कि सिद्धरामैया चुनाव में अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे और हार गए थे। और बीजेपी 1 नंबर की पार्टी बनी थी, कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी थी, और कुछ 30-35 सीटें जेडीएस की आई थी, देवेगौड़ा की पार्टी की। तो राहुल गांधी ने डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया कि कुमारस्वामी को हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है। तो मुझे वो सीन याद है, आपको अगर उस समय का जो विजुअल है, आप आज भी शायद इंटरनेट पर देख सकते हो, यूट्यूब पर, कि कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे और देवेगौड़ा की पूरी फैमिली स्टेज पर थी। सोनिया गांधी और मायावती बाजू बाजू में खड़ी थी और एक दूसरे से ऐसी बात कर रही थी कि मीडिया बोल रहा था, देखो स्कूल की दोस्त लड़कियां दिखाई दे रही है। याद है आपको? ममता दीदी भी वहां पहुंची थी, मायावती थी, सारा अपोजिशन था। हाँ, तो कहने का जरूरत यह है इसलिए कि उस वक्त पूरा अपोजिशन स्टेज पर था, देवेगौड़ा की फैमिली स्टेज पर थी, एक इंसान नीचे बैठा था जो पूर्व मुख्यमंत्री था, जिसका नाम था सिद्धरामैया। मेरी नजर उस पर थी, ये स्टेज पर क्यों नहीं है? अगर पूर्व मुख्यमंत्री है तो उसका अधिकार बनता है स्टेज पर, लेकिन वो नहीं था और वो सरकार उसने 1 साल चलने नहीं दी थी। ये ध्यान रखने की बात है, ध्यान में रखने की बात है। और वो समय था कि उसके बाद नरेंद्र मोदी चुनकर आ गए, प्राइम मिनिस्टर बने, और ये जो सिद्धरामैया ने अपने लॉयलिस्ट बीजेपी के पास भेजे, कांग्रेस के कुछ 14-15, और कुमार स्वामी की सरकार गिराने में वो आगे था। और सिद्धरामैया सत्ता के बाहर था और डीके शिव कुमार कुमार स्वामी की सरकार में मंत्री था, जो मुंबई में छुपाए गए कांग्रेस के एमएलए को वापस लेने बीच बारिश में भीगता हुआ बीकेसी में आया था, मुझे याद है। उसको मुंबई पुलिस ने उठाकर एयरपोर्ट पर भेज दिया था। तो मुझे वो शपथ विधि की याद इसलिए आ रही है कि एक इंसान जो स्टेज पर चाहिए था वो नहीं था, उसका नाम था सिद्धरामैया। तो ये जो आज बोल रहा है कि मुझे दिल्ली में राज्यसभा में नहीं आ रहा है, उसका मतलब बोल रहा है कि मुझे मंच पर नहीं आया, आपका शपथ विधि करो, मैं नीचे बैठूंगा लेकिन चलने नहीं दूंगा। बात साफ है, ये सरकार चलने नहीं देगा डीके शिव कुमार की। और ये राहुल गांधी की परेशानी अब शुरू हो गई है। जिस ढंग से राहुल गांधी और गांधी परिवार का दरबारी मीडिया चमचे जो है, वो बोल रहे हैं राहुल गांधी अब हार्ड डिसीजन लेने लगे। यानी राहुल गांधी के मन में जो नहीं है वो करेंगे, तो वो हार्ड डिसीजन है। भले वो प्रियंका के, सोनिया के मन के हो, तो राहुल गांधी हार्ड डिसीजन ले। क्यों? वेणुगोपाल केरला में उनको चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो चमचागिरी करते रहो, उसमें कुछ होने वाला नहीं। आयन रैंड जो अंग्रेजी लेखिका है, उसका एक वचन मुझे बहुत पसंद आता है। वो बोलते हैं आप सच्चाई नकार सकते हो, अनदेखी कर सकते हो, लेकिन उसके दुष्परिणाम को भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल वही है। अच्छा, ये बात हुई क्यों? 2.5 साल था, तो पिछले नवंबर में, अक्टूबर में उसको हटना चाहिए था और शिव कुमार को करना ही चाहिए। पिछले चुनाव में शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मेजोरिटी लाई थी, तगड़ी मेजोरिटी लाई थी, लेकिन उसको नहीं करेंगे।
राजस्थान सचिन पायलट जीत कर उसको नहीं करेंगे। तो ये जो तरीका है कि लड़ाओ लड़ो तुम, और लड़ने के बाद ट्रॉफी लेने के लिए हम स्टेज पर जाएंगे। स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, स्कूल का प्रिंसिपल वो मैच तो खेलेगा नहीं, लेकिन ट्रॉफी लेने के लिए वो पहुंचता है। गांधी परिवार वैसा हो गया। तो अब ये बात है कि क्या आपने जीत कर दिया था? नहीं जीत कर दिया था। और मुझे याद है जब इन्होंने कुमार स्वामी को सपोर्ट किया था, वो पूरा इलेक्शन के प्रचार में राहुल गांधी बार बार रिपीटेडली बोलते थे जनता दल सेक्युलर बीजेपी की बी टीम है, जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस ढंग का जो नेता काम करता है उससे पार्टी उभर नहीं सकती। पार्टी को संगठन बनाने की जरूरत है। आपके पास संगठन तो है नहीं। अब गांधी जी के जमाने से जो बीज फैला हुआ है उसकी जड़ें जहां तक जा पहुंचे, उसका थोड़ा थोड़ा फायदा आज भी कांग्रेस को मिल रहा है। और उसका और एक कारण ये है कि अगर राजस्थान हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसे राज्यों में अगर हिमाचल हो या उत्तराखंड वगैरह, तो वहां तीसरी पार्टी नहीं है। इसका फायदा आपको मिल रहा है। अब अकाली दल और कांग्रेस, इनमें ही पंजाब का मामला चलता था। वहां आम आदमी पार्टी आ गई, तीसरी पार्टी आ गई, उसने पैर जमाए, आप खत्म हो गए। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके थे, फिर दो डीएमके हो गए, तो ये तो तीसरी पार्टी भी नहीं बची। हर एक के पास कटोरा लेकर घूमते हैं। तो ऐसी पार्टी, देखो इतनी तगड़ी पार्टी आपके पास थी, आपने उसका पूरा सत्यानाश कर दिया। और आज अगर लाचार, मैंने अभी अभी सुना कही कि केरला के विधानसभा में वंदे मातरम नहीं गाया गया। बिल्कुल। यानी आप मुस्लिम लीग की सरकार चला रहे हो। और एक बात है, पुरानी बात अगर बोलना है तो मुस्लिम लीग का आजाद भारत में एक ही चीफ मिनिस्टर बना, वो केरल में बना, और वो कांग्रेस के सपोर्ट से बना, जिसका नाम मोहम्मद कोया था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। जब इमरजेंसी में पहली बार यूडीएफ की स्थापना हुई तो अच्युत मेनन करके थे, जो सीपीआई के थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया। और शायद वो अकेला मुख्यमंत्री है देश के इतिहास में, कांग्रेस सपोर्टेड अकेला मुख्यमंत्री है जिसने अपनी 5 साल की टर्म पूरी की। वरना कांग्रेस के सपोर्ट से ना कोई प्रधानमंत्री चल पाया, ना कोई चीफ मिनिस्टर 5 साल की टर्म पूरी कर पाया। तो अच्युत मेनन के बाद शायद कुछ महीनों के लिए मोहम्मद कोया, जो इंडियन मुस्लिम लीग के नेता थे, वो केरल के मुख्यमंत्री बने। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि राहुल गांधी को आइडिया नहीं है उसकी पार्टी क्या है, उसका इतिहास क्या है, और वो ज्ञानी बनकर घूम रहे हैं और हार्ड डिसीजन ले रहे तो लेते रहे। मैंने तो अभी अभी एक वीडियो डाला है हिंदी में मेरे प्रतिवाद पर, जो मेरा हिंदी चैनल है प्रतिवाद, कि राहुल गांधी विपक्ष के लिए घटोत्कच बन गए। ये मेरी पुरानी थियरी है। जब 8-10 साल पहले जब राहुल गांधी ने कहीं भाषण करते हुए कहा था कि हम कांग्रेस वाले पांडव है, बीजेपी वाले कौरव है, तो मैंने लिखा था राहुल गांधी बिल्कुल सच बोल रहे, क्योंकि घटोत्कच ये पांडव था। हिडिंबा जो राक्षसी थी और भीम की शादी हुई थी, उससे पैदा हुआ बच्चा है, उसको घटोत्कच कहते। तो घटोत्कच जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, उसमें पांडवों के साथ, पांडवों की तरफ से लड़ रहा था। वो बड़ा घायल हो गया, जख्मी हो गया और मरने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको सलाह दे दी कि तू अब बचने वाला नहीं है, तू तो मरने वाला है। तो मरने के पहले एक काम कर ले, तुझे एक वरदान है। किसी का वरदान था, घटोत्कच को एक बड़ा वरदान था कि अगर वो मन में लाता है तो अकराल विकराल हो सकता है, जितनी चाहिए उतनी अपनी बॉडी बढ़ा, लंबी चौड़ी कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भाई जितना मोटा हो जाएगा हो जा, और सामने के साइड पर गिर जा।
कि तेरे शरीर के वजन से ही कौरवों की बड़ी सेना मारी जाएगी। तो वो था तो हमारे जैसा दिखता था, लेकिन वो वरदान के कारण उन्हें अकराल विकराल रूप धारण किया और सामने गिर गए, तो कौरव के सैनिक बहुत सारे मारे गए। राहुल गांधी एक तरीके से कांग्रेस के लिए घटोत्कच था। पिछले 5 साल में वो आहिस्ते आहिस्ते विपक्ष की राजनीति के घटोत्कच बने। प्रॉब्लम एक ही है कि अकराल विकराल रूप धारण करते हैं, लेकिन गिरना किस बाजू है ये पता नहीं, तो अपनी ही साइड में गिर जाते हैं। कांग्रेस पर गिर के कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, कांग्रेस को खत्म कर दिया। अब विपक्ष की राजनीति में वो अकराल विकराल घटोत्कच बन गए। तो विपक्ष का 2029 तक क्या होगा ये आप सोच सकते हो। तो ये कर्नाटक में जो हुआ, एक मैं मानता हूं कि इन्होंने एक तरीके से कानड़ी सिद्धू ढूंढ लिया है। सिद्धरामैया जो है उसको अंग्रेजी न्यूज़पेपर सिद्धू बोलते हैं। उसका रेफरेंस जब आता है अंग्रेजी न्यूज़पेपर आप देखो तो उसमें सिद्धरामैया का पूरा नाम नहीं लिखते, सिद्धू लिखते। तो पंजाब में भी एक सिद्धू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लाया था। क्या हुआ? पंजाब हाथ से निकल गया, आम आदमी पार्टी जीत गई। तो ये कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जो कुछ किया है जी कर्नाटक में, उसमें कर्नाटक के जो कुछ थोड़े बहुत चांस थे कांग्रेस को जीतने के, उसका सफाया कर दिया। क्योंकि बंगाल के चुनाव के नतीजे आए उसके बाद एक बात साफ हो गई, पूरे देश में हिंदुत्व की लहर नहीं, सुनामी है। सुनामी है। जिस ढंग से बंगाल में, मैं तो मानता हूं एक तरीके से ममता दीदी ने हिंदुओं को, बंगाल के हिंदुओं को जिहादी बना दिया है, फिदायीन बना दिया है। ये होगा हमारा क्या होगा, बम फटेगा तो हम फटकर मर जाएंगे, जाने दो। जो जिहादी या फिदायीन होता है उसकी आइडिया क्या होते, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। बंगाल का वोटिंग जिस प्रकार हो गया और उसके बाद 20 दिन बाद जो फाल्टा में हुआ, वो सबसे बड़ा सिग्नल है कि पूरा देश का हिंदू बदल गया है। वो महंगाई, पेट्रोल या और कुछ चीजें उसकी परवाह नहीं करता। जातिगत राजनीति से ऊपर उठ गया हिंदू। तो इसलिए जो कुछ अभी कल परसों की बात है, सिद्धरामैया ने भी एक 15-20 दिन पहले हिजाब फर्ज से बैन उठा दिया। तो एक तरीके से जो बंगाल से लहर निकली है, वो सुनामी निकली है, उसको इशारा किया जरा कर्नाटक में आ जाओ। तो राहुल गांधी ने सिद्धू को हटाकर या शिव कुमार को लाकर वही बात कर दी है। और एक बात समझो कि शिव कुमार जो है वो वोक्कलिगा समाज से आता है, उनकी संख्या बड़ी नहीं है, लेकिन वो साउथ कर्नाटक से आता है जहां से देवेगौड़ा की ताकत थी। उसने देवेगौड़ा की ताकत तोड़ी है जब, लेकिन वो वोक्कलिगा समाज इतना बड़ा नहीं है कि अकेले दम पर कुछ करे। और सिद्धरामैया जिस पिछड़े ओबीसी कोरबा समाज से आता है, उनको तो आपने दुखी किया है, उनका चीफ मिनिस्टर हटाया। पूरे कर्नाटक में सिद्धरामैया अकेला उस समाज का नेता है। अगर उसकी टर्म पूरी होने नहीं दी है तो वो तो दूर जाएगा, वो कलिका पूरा नहीं आएगा। तो पहले से ही आपके चांसेस कम थे, आपने वो चांसेस और खराब कर दिए। और पिछले विधानसभा चुनाव के हम आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा वहां कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें मिल गई क्योंकि बीजेपी में अंदरूनी झगड़े थे, उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। इस बार वो नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है कि पूरे देश का हिंदू एकजुट हो रहा है। केरल में उसका सबूत है। तमिलनाडु में जो टीवी के यानी थलपति विजय जीत गया है, वो भी उसी का कारण है। बहुत सारे द्रविड़ी पॉलिटिक्स के खिलाफ गए हिंदू, उनको बीजेपी उतनी तो सीटें नहीं लड़ा रही थी, तो टीवी के साथ चले गए। तो देश भर में एक सुनामी हिंदुत्व की आई है और वो बीजेपी से कोई मतलब नहीं उसका। हाँ, बीजेपी को उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये बीजेपी ने सुनामी लाई है
अकेले बीजेपी की मेहनत से कुछ हो रहा है। आप जिसको जितना सताओगे वो गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आकर वो सोचना बंद कर देता है, बस सामने वाले को खत्म करना है, जिसको मॉब मेंटेलिटी बोलते हैं। लेकिन भाव आज तुम देख रहे हो केरला से लेकर कहीं कहीं फैले हुए बांग्लादेशी दौड़ दौड़ कर वापस जाने के लिए हकीमपुर बॉर्डर पर पहुंच गए। तो आप समझ लो ये मामला सिर्फ बंगालपुर के मर्यादित नहीं था। तो जो कुछ कर्नाटक में राहुल गांधी ने किया, और मैं मानता हूं कि अभी उस वहां की सिचुएशन डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। वो बोल सकते थे शिव कुमार को जो कुछ है, लेकिन सिचुएशन बदल गई। 2.5 साल का था, ठीक है, अब सेटअप डिस्टर्ब मत करो, चुनाव जीत जाओ, लिख के ले लो कि तुम अगले मुख्यमंत्री। तो मेरा ख्याल है शायद कांग्रेस को जीतने का चांस था, उसका राहुल गांधी ने सत्यानाश कर दिया। लेकिन भाव जो अखबार जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बड़े हार्ड हिटिंग डिसीजंस ले रहे हैं, उनमें भी तो दो फाड़ है ना। कांग्रेस में अब तो ये माना जाता है कि प्रियंका भारी पड़ गई राहुल गांधी पर, क्योंकि प्रियंका चाहती थी कर्नाटक में कि डीके शिव कुमार आए, और प्रियंका ही चाहती थी कि वहां पर वेणुगोपाल ना आए, केरला में सतीशन आए। तो दोनों को फैसलों को अगर देखा जाए तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाई बहन के बीच में भी रिफ्ट है, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रियंका जीतती जा रही है। हाँ, वो तो वो पार्टी का अंदर का मामला है। देखो, इसमें बीजेपी में भी शायद ऐसा कहा जाता है कि योगी और अमित शाह में टसल है, या और कोई अमित शाह और हमारे देवेंद्र फडणवीस में, ये खबरें चलाते रहते, मैं उसको गॉसिप मानता हूं। देखो, बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी है, और उसमें एक बात साफ है, उसको एक ही एक्सेप्शन है, कर्नाटक। कर्नाटक में बीजेपी में अंदरूनी डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन बाकी पूरे देश में जो बीजेपी चलती है वो डिसिप्लिन से चलती है, और अंदर के झगड़े से पार्टी का नुकसान नहीं होने देते, और होने की सिचुएशन आ जाती है। आपने गुजरात में देखा, भूपिंदर पटेल जो अहमदाबाद का मेयर था, 6 महीने पहले एमएलए बना था, उसको डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर बना दिया, और उसके मंत्रिमंडल में एक भी पूर्व मंत्री भी नहीं था, पूरा मंत्रिमंडल नया था, और थंपिंग मेजोरिटी से चुनकर आए, क्योंकि दिखा दिया कि डिसिप्लिन तोड़ने वाला है, उसको कोई माफी नहीं। वही हरियाणा में हुआ, 1 साल पहले मुख्यमंत्री बदला, फिर से तीसरी बार जीत गए। तो ये डिसिप्लिन अंदर की होती है, वो रखते वो पार्टी चलती। ये प्रियंका इस पर भारी पड़ गई वगैरह बोल रहे ना, वो कांग्रेस के चमचे हैं, लेकिन वो कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर राहुल गांधी और प्रियंका आपस में डिवीजन ऑफ लेबर कर दे कि भाई ये तेरी जिम्मेदारी, ये मेरी है, तो बात अलग हो जाती। इससे क्या होना, ये भारी पड़ेगा, वो उस पर भारी पड़ेगी, और पार्टी का नुकसान हो जाएगा। मुझे एक किस्सा याद आता है, 6 महीने पहले का। एक बड़े बीजेपी के नेता ने बोला था कि बीजेपी में अंदरूनी कुछ झगड़े थे बिहार के टिकट बंटवारे में। तो अमित शाह पटना गए थे, उन्होंने जो कुछ 20-22 सीटों पर ऐसा कुछ झगड़ा था, उनमें जिनको टिकट मिला था, जिनको नहीं मिला था, जो नाराज थे, एक एक कॉन्स्टिट्यूशन 2 या 3 लोग थे, उनको एक पंचतारा होटल में बुलाया था, और एक एक टेबल पर बिठा दिया था। बोले जो कुछ है आपस में तय करो। और 4 घंटे तक ये सब चल रहा था। अमित शाह वहां बैठे थे, एक शब्द नहीं बोले थे। 4 घंटों बाद उन्होंने बोला, थक गए बोलकर, हो गया तुम्हारा, भड़ास निकाल ली। हाँ, अभी मुझे एक ही सवाल का जवाब दो, पार्टी को जिताना है कि नहीं? सब बोले जिताना है। तो ठीक है, हिसाब बाद में देखेंगे, आज जिनको टिकट मिला है चलो काम में लग जाओ। और सब काम में लग गए, और सीटें कितनी आई आपने देखी। वो तरीका होता है, वो भी हार्ड डिसीजन था कि टिकट जिसको मिला है उसका बदलेंगे नहीं, लेकिन जिनको लगता है कि नाइंसाफी हुई है उनके लिए भी कुछ करेंगे, लेकिन अभी वो समय नहीं है। अगर प्रियंका वाड्रा ये बात सिद्धरामैया को या डीके शिव कुमार को समझा नहीं पाई, या राहुल गांधी कंटिन्यू करने में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो नुकसान पार्टी का होने वाला है। सवाल प्रियंका भारी पड़ती है या राहुल गांधी
कमजोर पड़ते हैं उससे नहीं है। अभी उनके चमचे जो ये बोल रहे हैं ना, वो उनकी लाडली पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं। ये परिवार के अंदर का मामला नहीं है, वोटर का मामला है। मेरा ख्याल है कुछ 15-17 महीने बचे कर्नाटक के चुनाव के लिए, और डीके शिव कुमार तो संकट मोचक है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। अरे पैसे से चुनाव नहीं जीते जाते, नहीं जीते जाते। हाँ, वो एक साधन है, उसकी जरूरत होती है, लेकिन मैदान में फौज होनी चाहिए, सेना होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो पैसा और साधन बहुत हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया बहुत पैसा है, बहुत साधन हथियारे ले सकती है, लेकिन चलाने वाले भी चाहिए, वो नहीं है। इसलिए अमेरिका पर निर्भर होना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि कर्नाटक में मामला सुलझा नहीं, उलझा है, और जब उलझा है उसका तो परिणाम दिखाई देगा। भाव, ये जो सिद्धरमैया है ये दिल्ली पहुंचे हुए थे एक दिन पहले, बड़ा सा काफिला लेकर जा रहे थे सुने राहुल गांधी से मिलने के लिए। लेकिन राहुल गांधी को देखो, वो तो ऑटो रिक्शा वालों के साथ बैठकर छोले भटूरे खा रहे थे। पार्टी में क्या कुछ नहीं हो रहा है भाव, उसको सीरियसली लेने की जरूरत है या छोले भटूरे खाने की जरूरत है? मतलब अब वो फिर से शुरू हो गए, पहले कभी मैकेनिक होते थे, कभी चॉकलेट बनाते थे, अब फिर पहुंच गए ऑटो रिक्शा वालों के पास। ये इनकी माँ इटालियन है और इटाली की राजधानी रोम है। अब जब रोम जल रहा था तब नीरो क्या कर रहा था? बांसुरी बजा रहा था। इतना सीधा रिश्ता है। आंखें खोलो देखो कि राहुल गांधी की माँ इटालियन है और रोम जल रहा है, और इनका बेटा फिल बजा रहा है। इसे और खुला समझाने की क्या जरूरत है? इसके ज्यादा क्या समझाए? ये पूरी पार्टी डुबाएंगे। और विपक्ष की राजनीति भी देखो, विपक्ष को एक समझना चाहिए, जिस ढंग से बंगाल आखिरी मुस्लिम वोट बैंक की शाखा थी वो डूब गई है, दिवालिया बन गई। अभी किसी भी राज्य में आप मुस्लिम वोट बैंक पर भरोसा करके चुनाव नहीं लड़ सकते। अभी इनके जो गुरु गुरु है, आचार्य है, जिसको दुनिया योगेंद्र यादव नाम से जानती है, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है कि मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे अब चुनाव नहीं लड़े जा सकते। तो ये समझना चाहिए ना, समझना चाहिए और उस ढंग से तैयारी करनी चाहिए। मुझे किसी ने पूछा कि विपक्ष की राजनीति कैसे उभर सकती है। मैंने बोला उनको पहले गोदी मीडिया के गोदी से उतरना पड़ेगा। ये जिसको रोज 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 गोदी मीडिया बोलते हैं, बस उस गोदी मीडिया के गोदी में ही पूरा विपक्ष बैठा है। बीजेपी विपक्ष से लड़ती ही नहीं है। बीजेपी चुनाव के मैदान में उतर कर लड़ती है, और पूरा विपक्ष जो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, वो तो मीडिया के गोद में बैठा है। आपको पूरा विपक्ष जो है वो मीडिया में दिखाई देता है, जमीन पर नहीं। मुझे अजीब लगता था जब मुंबई में बैठकर मैं बंगाल का 200 पार बीजेपी जाएगी बोलता था कि ममता 100 के नीचे आएगी बोलता था, तब मैं देखता था तो अलग अलग चैनल वाले क्या बोलते थे, ममता के पास केडर है, बीजेपी के पास बंगाल में केडर नहीं है। इसको केडर बोलते हैं जो अब बिल में जाकर छुप गया। गुंडों का टोला मतलब केडर होता है पार्टी का। फिर तो मुंबई में दाऊद का केडर है, छोटा राजन का भी केडर है, अरुण गौड़ी का भी केडर है, उसको केडर बोलोगे आप? तो ये दिखाई देता है, आपको समझना जरूरी है और उस ढंग से काम करना जरूरी है। क्योंकि उस वक्त भी आपको मालूम होगा, अरे ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, ममता दीदी ने चुनाव आयोग के सामने धरना दे दिया, ममता दीदी आईपैक के ऑफिस में जाकर फाइल लेकर आ रही है। ममता दीदी छाई थी मीडिया में, वोटर के पास ममता पहुंची नहीं थी। इसलिए मैंने किसी एक पॉडकास्ट में बोला था, ममता दीदी हटकर बैठी है कि नहीं, शादी में जिनको इनवाइट करना है उस हर एक की लिस्ट बनाओ, हर एक को कार्ड जाना चाहिए। अरे आएंगे उसको खिलाने के लिए
हलवाई ढूंढना पड़ेगा, कैटरर ढूंढना पड़ेगा, पंडाल वाला ढूंढना पड़ेगा, खाने पीने की सुविधा करनी पड़ेगी, सजावट करनी पड़ेगी, फूल वाले चाहिए। नहीं, वो बाद में, दूल्हा दुल्हन चाहिए वो बाद में देखेंगे, पहली लिस्ट बनाओ। और लिस्ट बनाते बनाते मुहूर्त निकल गया चुनाव का, हार गई, क्योंकि मीडिया में थी। ममता को मीडिया में जीतना था, वो मीडिया में जीत गई। 4 मई को दोपहर को 2 बजे तक मीडिया में ममता दीदी ने चुनाव जीत लिया था। बस मतगणना काउंटिंग पूरी हो गई और ममता हार गई, लेकिन 2 बजे तक 4 मई के ममता जीत रही थी। तो इसलिए आपको पहली गोदी से उतरना पड़ेगा। आप क्रचेस से, बैसाखी से चल सकते हो, मैं मानता हूं, लेकिन क्रचेस आपको चलाते नहीं है। आपको जमीन पर पैर लगाना पड़ता है, वो टूटा हो, घायल हो, कैसा भी हो, पैर तो जमीन को लगाना पड़ता है। आधार देते हैं क्रचेस, बैसाखियां आधार होती है, पाव तो आपका होना चाहिए। अब ये गोदी से उतर नहीं रहे। तो मुझे एक दोस्त ने पूछा, सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, कि कैसे, क्या करना चाहिए। मैंने बोला, पहला कदम, हर विपक्ष की पार्टी को, उनकी पार्टी में जितने प्रवक्ता है उनको सैक करना चाहिए। तुम पार्टी में हो ही नहीं, हमारी पार्टी की तरफ से तुम किसी भी चैनल पर नहीं जाओगे, और जो भी चेहरा उनके पार्टी का मीडिया में दिखाई दे, उसका फोटो आए या बाइट मिले, उसको सैक करो। मीडिया में मत रहो, जमीन पर रहो, जमीन पर उतर जाओ, जनता के पास जाओ, तो पार्टी उभर सकती है। कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको चुनाव जीतने पड़ते हैं, और चुनाव जीतने के लिए जनता में जाना पड़ता है, जनता का मानस बनाना पड़ता है। मैं आपको आज तक के जो रिपोर्टर है उनके एक लिंक चाहिए तो भेज दूंगा, वो देखो। वो रिपोर्टर बंगाल के चुनाव के नतीजे के बाद चर्चा कर रहे हैं, ऑफ द एयर रिपोर्टर्स करके। वो जो आज बता रहे हैं, वो चुनाव के पहले छुपा रहे थे, बोल नहीं रहे थे, मतलब छुपा रहे थे। उसमें से एक महिला रिपोर्टर है, वो बोली कि 10 साल से बीजेपी काम कर रही है। अरे तो केडर क्यों नहीं दिखाई दिया भाई? तुमको ही दिखाई नहीं दे रहा था ना, तो तुम छुपा रहे थे, आज बोल रहे हो। तो यहां फर्क पड़ता है, आप अपनी लाडली पार्टी का ही घात कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। हाँ, उनको कांग्रेस पार्टी पसंद है, होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन उस पार्टी का सक्सेस हो इसके लिए कुछ करो, उनका नुकसान मत करो। उनके लीडर्स की चमचागिरी करके, चाटुकारिता करके उस पार्टी का नुकसान मत करो। आप बढ़ा चढ़ा कर बोलेगे तो राहुल को बोलेगा, हाँ राहुल गांधी हार्ड डिसीजन ले रहे हैं, तो राहुल गांधी को लगेगा मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं, लेकिन वो गलत रास्ते पर निकला। आज जो मैं बोल रहा हूं वो आलोचना लगेगी, लेकिन वो सच्चाई है। ये राहुल गांधी को छोड़ना पड़ेगा, छोटी छोटी पार्टी की नीति ग्रिटी में जाना पड़ेगा, कार्यकर्ता जोड़ने पड़ेंगे, लोकल लीडर जोड़ने पड़ेंगे, खड़े करने पड़ेंगे। ये मेहनत का काम है, और मेहनत राहुल गांधी को पसंद नहीं है। ये कोई उनकी ही चमचागिरी करने वाला बताता तक नहीं, तो राहुल गांधी को लगता है मैं बिल्कुल सही रास्ते से जा रहा हूं, नुकसान उसका होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाऊ, असलियत को देख नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी, और इसीलिए ये हाल हो रहा है पार्टी का। और अब तो पंगा ले लिया है कर्नाटक में भी, वहां पर पूरा खेल खुद ही खराब कर लिया है। और केरल में तो आप देख ही रहे हो कि क्या क्या हो रहा है। जब राष्ट्रगीत वहां नहीं बज रहा है तो समझ में लोगों को आ रहा है कि वहां पर किस तरह की सरकार चल रही है। वहां तो वक्फ बोर्ड को भी आते हिंदुओं की कितनी सारी जमीन दे दी गई है, तो वहां पर अपना ड्रामा कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है। लेकिन चलिए, अभी तो राहुल गांधी ऑटो रिक्शा चालकों के साथ बैठक कर रहे हैं भाव, उनके साथ छोले भटूरे खा रहे, कल किसी और के साथ होंगे। पता नहीं फुर्सत मिलेगी उनको अपनी पार्टी की निटिग्रिटीज को समझने की या नहीं, या उससे पहले उनका विदेश दौरा तैयार हो जाता है, ये भी तो है ना। तो राहुल गांधी हो सकता है इन सब के बीच में अब विदेश निकल जाए। लेकिन भाव, आपने समय निकाला इस विषय पर, बहुत विस्तार से बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।